नमस्कार साथियों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। शायद आपने कभी सोचा होगा कि जो पूरे विश्व में एक सूची बनती है कि कौन सा देश कितना करप्ट है, कौन से देश का नंबर करप्शन में कहां पर है और किस देश में सबसे ज्यादा करप्शन है, और क्या ऐसा कोई विंग्स है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस करप्शन को रोकने के लिए काम करती है, इस करप्शन को रोकती है। इस करप्शन को बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट जो होती है वो कल्याणकारी स्टेट है। लोकतंत्र, लोगों की सरकार कहा जाता है कि लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, स्वराज, ऐसी ऐसी बातें गवर्नमेंट करती है। जब वो सरकार बजट बनाती है, जब वो पैसा देती है, उसके अंदर बहुत सारी करप्शन होती है। या कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी टॉप करता है, उसको उम्मीद होती है कि मैंने टॉप किया है, मैंने अच्छा लिखा है, पर वहां पर वो फेल हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं कि देश में जो करप्शन के रूप में गिनी जा सकती हैं। और एक बहुत बड़ी और भी करप्शन है। आप उम्मीद करते हैं सरकार से, आप उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन से, उम्मीद करते हैं। आप कैसी उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, आपकी जो स्कीम्स हैं वो जल्दी पूरी होगी, आपको सरकार द्वारा जल्दी चीजें मिलेगी, पर वो नहीं मिलती है। उसके बीच में एक शब्द आ जाता है, वो है करप्शन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि करप्शन को रोकने के लिए कोई चीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। शायद आपने बहुत बार सुना होगा, एंटी करप्शन क्राइम फोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस देश के अंदर काम कर रही है जो इस करप्शन को रोकती है, इस करप्शन को चेक लगा सकती है और इस करप्शन को रोकने के लिए काम भी कर रही है। साथियों, मैंने इसी तरह का एक वीडियो अभी हाल ही में किया और मैं चाहता हूं कि मैं इसका विश्लेषण और इस पूरे वीडियो को आपके लिए बताऊं। और जो उसके चीफ मिस्टर नाथूराम चौहान से मेरी बात हुई और उनका हिमाचल प्रदेश शिमला दौरा था, हिमाचल प्रदेश का दौरा था, और मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे बात की कि है क्या है ये फोर्स, काम कैसे कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन करप्शन को कैसे रोकती है। और मैं ये पूरी बातचीत आपको, इससे पहले कि आप इस पूरी बातचीत को देखें, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर शेयर करिए, जरूर लाइक करिए। और इस तरह की जो वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं चाहता हूं कि आपके सामने आए और आप जनता जो इन लोगों से कनेक्ट हो, इन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो, और एक दिन इस देश को करप्शन से भी रोका जा सकता है। इस देश में जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। करप्शन क्राइम कंट्रोल, ACCF, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा मुझे एक डिटेल में बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या है और ये किस तरह से देश के अंदर काम करती है और ये किसके लिए काम करती है, कब से काम करती है? इसमें आज़ादी से पहले एक आपने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की थी माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्योंकि उस समय में जो सरकारें थी, जो सेनाएं थी, ज़्यादातर देशों में उसमें तानाशाही लोग रहते थे, ज़्यादातर देश गुलाम थे और उनकी जो सेनाएं थी वो तानाशाही के रूप में काम करती थी। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए तो किसके पास जाए, उसमें बड़ा शोषण होता था, बड़ा प्रताड़न होता था। तो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने उसमें एक सेना बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सेम उसी आधार पे, उसी पैटर्न पे आज भी ये हो रखा है कि आदमी, शोषित आदमी, प्रताड़ित आदमी, दुखी आदमी जाए तो कहाँ जाए। इसी सोच को लेके, इसी कंसेप्ट को लेके आदरणीय सुभाष चंद्र बोस को ही अपना आदर्श मानते हुए 2016 में हम लोगों ने एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स की स्थापना की। बहुत सारी चीज़ें थी, लगभग 2 साल का हमें समय लगा सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए। हमारा जो लोगो है, हमारा जो सिंबल है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे कैसे रखनी, लगभग पूरे 2 साल लगे थे। और 2018 से पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में हमने काम करना शुरू कर दिया।
लगभग जो हमारा देश है करप्शन में भी काफ़ी ऊपर है, और करप्शन जो है हर स्तर पर करप्शन है। इसीलिए मैंने ये दर्शकों को ये चाहा आज कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए बाहर, लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इस तरह का कोई आपको असिस्ट करने वाला इस देश के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हिमाचल के अंदर हम हिमाचल में एक शिमला में बैठे हैं, राजधानी हिस्टोरिकल देश की राजधानी है, हिमाचल की राजधानी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हम यहाँ से पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज जाए कि इस देश में आपके लिए कोई चीज़, कोई बैठा है कहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बैठी है, आप अब असुरक्षित नहीं हैं, आपको कोई ठग नहीं सकता है। मैं सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ, आपके साथ अब कोई भी इस तरह का जिससे करप्शन की बातें नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके पीछे एक एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल क्या है सर पूरा ये ACCF आपके पीछे खड़ा है। हाँ, तो सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं दर्शक को ये भूमिका बांधना चाह रहा था कि ये जो एंटी करप्शन है आपका, इसका मेन टारगेट है क्या सर, मेन उद्देश्य इसके है क्या सर? उद्देश्य भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, और भारतीय लोकतांत्रिक देश में हमारे एक संविधान है। संविधान में मूलभूत सुविधाएं यहाँ के जनमानस को या आम व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं दी हुई हैं। उन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए पटवारी से लेकर और एक पंचायत सचिव से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त किए गए हैं, जिनको तनख्वाह और सैलरी दी जाती है। उसी आधार पर वार्ड मेंबर से लेकर और प्रधानमंत्री तक भी नियुक्ति की जाती है, जिनको सैलरी के साथ साथ और भी तमाम सुविधा दी जाती है। अब वो व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकार के लिए अगर कहीं किसी के पास जाता है, किसी अधिकारी के पास जाता है, किसी नेता के पास जाता है, तो उसे लगता है कि नेता शायद मेरे को मूलभूत सुविधा मुझे दे रहा है, उसे लगता है ये अधिकारी मुझे मूलभूत सुविधा दे रहा है। देने की अपेक्षा वो नेता या अधिकारी उसे मूलभूत अधिकार देने की अपेक्षा रोकता है उसे। वही रोक जहाँ उसे उसको अपने मूलभूत अधिकार से उस व्यक्ति को वंचित करता हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, वहीं पर हमारा काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। मूलभूत अधिकार जो आपने इसका एक बेसिक बताया कि हम लोगों का जो मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं उसका हनन होता है, उसका अगर उसको छीना जाता है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। माना कोई गवर्नमेंट की एक बड़ी स्कीम है, माना 2 करोड़ 5 करोड़ की एक स्कीम लगी है, माना रास्ता बनना है, तो वहाँ पर जो है करप्शन होता है। मैं ये सिंपल इसमें समझूँ, वहाँ पर आपको लगता है कि करप्शन हो रहा है, कुछ लोग आपसे कंप्लेंट करते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल। अब दर्शकों अब आप कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अब हम एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स से बात कर रहे हैं, और हम आपके साथ साझा करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी साझा करेंगे। इनकी बहुत बड़ी फोर्स है, इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी इनका बहुत बड़ा अच्छा लाइसेंसिंग है। और आपको अब मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि अब आपको निश्चिंत हो जाओ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे सवाल और इनसे पूछने वाले हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, जो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? लोगों के बीच किस तरह का तालमेल है आपने बना रखा है? क्या आपको मालूम है, लोगों को किस तरह से मालूम होगा कि कोई इस देश के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो है? सबसे पहले तो हमें बहुत दिक्कत आई थी जब हम लोग शुरू में काम किया था, क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका था ये नेताओं को राज नहीं आ रहा था, अधिकारियों को राज नहीं आ रहा था, जो भ्रष्ट अधिकारियों को राज नहीं आ रहा था, नेताओं को भी नहीं आ रहा था। तो शुरू में तो हमें बड़े पापड़ खुद भी बेलने पड़े। और जैसे मैंने कहा कि पूरे 2018 में पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी शाखाएं हो गई थी, पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे स्टेट चीफ हो गए थे। तो उसी में मैं भी एक स्टेट चीफ की भूमिका में रहा 2018 से लेकर के, और अभी पिछले 5 साल के मैं स्टेट चीफ की भूमिका में रहा 2024 तक। तो हिंदुस्तान में जब भी हमारी जब मीटिंग होती थी, साल भर का हमारा ब्यौरा होता था, तो सबसे ज़्यादा टॉप नंबर पर मैं रहता था हिमाचल प्रदेश में। उसमें 2 साल कोरोना काल के थे, उस दौरान में 21 और 22 में हम नहीं कर पाए थे। लेकिन जो बाकी 3 2023 में, 24 में और 2018 से 19 और 20 में 4 साल लगातार नेशनल अवार्ड मुझे मिले हैं नेशनल लेवल पे। लोग हैरान थे कि बिहार पिछड़ गया और यूपी पिछड़ गया, हिमाचल में इतना करप्शन कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स करप्शन को ढूंढता है कि करप्शन है कहाँ। मैं तो वहाँ भी लोगों को मजा करता था कि जो चीफ बिहार के थे, यूपी के थे, मैं इसका मतलब आपके यहाँ तो राम राज चला हुआ है, और अगर देवभूमि में इतने करप्शन हो रहा है तो वहाँ कितना करप्शन हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब आप लोग नहीं जाते होंगे, आप लोग काम नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी शायद उन्हें वो तरीका नहीं था काम करने का जो तरीका मेरे पास था। तो धीरे धीरे लोगों ने फिर हमसे पूछना शुरू कर दिया। स्टेट चीफ होने के बाद भी मुझे नेशनल टीम की भूमिका निभानी पड़ती थी। बड़े सवाल उठे उस दौरान भी कि स्टेट चीफ होने के बाद भी नेशनल की भूमिका ही निभाता है, कैसे निभा सकता है।
तो खैर पिछले साल ही हुआ कि मुझे नेशनल टीम में ही जाना पड़ेगा और मैं नेशनल टीम में हूँ आज, नेशनल असिस्टेंट चीफ एंटी क्राइम कंट्रोल फोर्स का। और पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी ना केवल सिरमौर, ना केवल हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान भर से हम इतनी सारी शिकायत आती है, इतनी सारी शिकायत आती है और मुझे कुछ बुरा भी उसमें नहीं लगता, क्योंकि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि शाम तक अगर 8 या 10 लोगों के चेहरे। और आप संविधान की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की कि आप संविधान की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास संविधान है, क्या ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है? क्या मूलभूत जो संविधान का आप कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और आपका एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स आपका ये काम कर रहा है, तो जो आपको क्या लगता है सर, इसमें कितने बैरियर्स हैं? क्यों ये चीज़ें नहीं मिलती है लोगों को? कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आज तक अगर ये चीज़ें लोगों को मिल जाए, ये करप्शन ना हो, जो गवर्नमेंट देना चाहती है, गवर्नमेंट जो कल्याणकारी स्कीमें बनाती है, जो संविधान प्रावधान करता है, अगर वो चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए, इस देश का विकास तो बहुत जल्दी हो जाएगा सर। आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें 3 चीज़ें आपकी इकट्ठी आ गई। पहली बात तो क्या देश संविधान से चल रहा है, पहले। दूसरा आपने कहा कि क्या कहाँ बैरियर्स है, और तीसरा आपने अभी जो कहा कि मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। मैं ऐसी तरकीब से आपको वापस जवाब दूँगा। अगर ये देश संविधान से चल रहा होता तो मेरे जैसे व्यक्ति को अपना घर बाटी छोड़ना पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बीवी है घर पे, अच्छा बड़ा परिवार है, मैं उनके बीच में रहता हूँ। मुझे क्यों अपनी जान को आफत में डालना होता है? मुझे क्यों रोज़ धमकियाँ जो मिली होती है, रोज़ मुझे को मारने की धमकियाँ, कभी हम देख लेंगे, उड़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ तक कि जो करप्शन कर उसे तो छोड़िए, अधिकारी लेवल तक भी, क्योंकि उनके साथ साठगांठ होती होगी वहाँ तक, अधिकारी भी छोड़िए, नेता लेवल तक भी कि भाई तुम लोग ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे। तो अगर देश संविधान से चल रहा होता तो फिर हम जैसे लोगों को या हम जैसे हजारों लोगों को फिर क्यों इस काम में पड़ना पड़ता? हम भी अपने घर में आराम से घर परिवार में रहते। जहाँ तक आपने बैरियर्स की बात की है, तो जो नेता है और जो अधिकारी है, अधिकारी जब तक वो अधिकारी नहीं बनाए तब तक तो हाथ जोड़ के आपके आगे पीछे घूमेगा कि सर मैं करूँगा। और नेता एक वार्ड मेंबर भी जब तक नहीं बना होता आपके पाँव पे गिरेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, बढ़ने के बाद वो व्यक्ति आपको देखेगा तक नहीं, ये भी एक तरह का बैरियर है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि व्यक्ति को खुद ही नहीं पता जी कि मेरे अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार। वो चाहता है कि शायद मैं वार्ड मेंबर के माध्यम से जाऊं या फलाने ढिमकाने माध्यम से जाऊं। तो हमारे एंटी करप्शन का मेन जो काम है, हम लोग यही काम कर रहे हैं, लोगों को जगा के भाई तुम्हारे अधिकार है, कोई नेता तुम्हें नहीं दे रहा है, नेता तो रोक रहे उस चीज़ को, अधिकार तो रोक रहा है उस चीज़ को जो अधिकार है आप लोगों का। बैरियर की बात यहाँ पर ये भी ख़त्म होगी कि जिन्हें हमें सुविधा देनी चाहिए तो वो बैरियर का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़े तो वही हमारे विरोधी है, मूलभूत सुविधा तक हमें पहुँचने की जरूरत है। संविधान में जो चीज़ आपने कहा था कि बाबा साहब जी की आपने बात की थी, बाबा साहब को क्या था, पढ़े लिखे हो, बाहर गए, देश से बाहर निकले, उन्हें लगा कि हमारे अधिकार है ये। ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं गांव में, छोटे से गांव में, और नाम भी अब पता है नाथूराम है, तो लोगों को लगा अरे यार मतलब गांव एकदम बैकवर्ड गांव और जग्गर सा आदमी, पागल सा आदमी और फलाना ढिमकाना। सौभाग्य से मुझे मैं बाहर निकला तो पूरा हिंदुस्तान देखा, 5-6 बार विदेश जाने का मौका मिला। तो मैं भी आज बड़ा खुश होता। जैसे हमारे नेता आते हैं बड़े भाषण झाड़ते, अरे फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं भी शायद उसमें तालियां पीट रहा होता, उन गधों को अपने कंधे पे उठा रहा होता। और मैंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, तो बैरियर्स का काम करते हैं लोग, सुविधा देने की जगह ये तो हमें असुविधा दे रहे हैं। तो फिर हमने इनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो नेता हो और चाहे वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी। जो गलत काम करे उसका हमने विरोध किया, पूर्ण विरोध किया। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। दर्शकों, मैं एक चीज़ और चौहान साहब से ये बात करना चाहता हूँ आगे कि बहुत ही अच्छी बात है, इस देश में करप्शन है, ये तो प्रूफ है कि इस देश के अंदर करप्शन है। इस देश के अधिकारियों के कहीं ना कहीं, सबको हम नहीं कह सकते कि सभी पॉलिटिशियंस, सभी अधिकारी खराब हो सकते हैं या सभी गवर्नमेंट की स्कीमें खराब होती हैं या हर जगह करप्शन होती है, बहुत जगह पर करप्शन है। तो सर एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो प्रावधान कर रखे हैं, जैसे आपका RTI हैं, लोग इंफॉर्मेशन उसका भी इस्तेमाल करते हैं कि RTI लेते हैं लोग, और कोई इस तरह का हो जाए रेट भी करते लोग, इसके आगे जाते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें काफ़ी नहीं है, जो कि आपका जो ACCF क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये चीज़ पर्याप्त नहीं है लोगों के लिए, जो आप भी इसके साथ और जुड़ गए हैं? आपने कहा कि जैसे आपने नाम लिया RTI का नाम होती है आपने लिया, तो RTI
की स्थापना तो 2005 में हुई है। फरवरी 2005 में अमेंडमेंट उसमें लाया गया। तब तक तो देश को लूटते लूटते 58 साल हो चुके थे। 58 साल में देश को इतना लूट दिया गया था, जब ये RTI आई, देश को इतना लूट दिया गया था कि वो जो आज़ादी से पहले डॉलर के मुकाबले आज जहाँ डॉलर पहुँचा था वहाँ हमारा रुपये होता था। हमारा रुपये की कीमत उसमें हमारा रुपये $80 के बराबर होता था। आज $1 हमारा 80-83 रुपये के बराबर है। RTI की जो आपने बात की 2005 में, तब तक तो देश पूर्ण रूप से लूट चुका था। तब तक तो आप ये कहे कि देश अपंग हो चुका था। अब अपंग को ये तो RTI के तरीके ऑक्सीजन का काम कर रही है। ऑक्सीजन भी तब अगर आदमी में थोड़ा खून हो, फेफड़े उसके चल रहे हो, तब तो ठीक भी है। और तब तक जब तक RTI के माध्यम से आप जैसे समाज सेवी, हम जैसे लोग कुछ करते भी है, तब तक वहाँ पर एक इतना तगड़ा डोज नेता या अधिकारी द्वारा दिया जाता है कि वो दोबारा वो अपंगता वहाँ पर आ जाती है। क्योंकि हम RTI तो ले लेते हैं, पर RTI किस व्यक्ति ने दी है उसमें देख तो आदमी सामने फ्रंट में आ जाता है। वो RTI से आदमी डरते क्यों डरते हैं? अधिकारी तो डरते, लेकिन उसके लिए क्या हो जाता है, अभी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो किसी को पता नहीं है। RTI में तो मेरा पूरा नाम, पता, एड्रेस सारा लिखा होगा, तो मैं तो मेरे लिए रजिस्टर हो गया। फिर अगर हमारे जैसे एरिया में जैसे अवैध खनन है, अवैध मानी, अवैध खनन, उसमें कोई RTI लगा देगा, उसमें घर जाएगा उसको मारने के लिए। लोग उतनी पावर उसके अंदर है नहीं, तो कहीं ना कहीं बाद में समझौते पे वो व्यक्ति भी आ जाता है कि ठीक है जी मैं अपने RTI वापस जाऊँ। आप अगर RTI का आंकड़ा देखेंगे 99% RTI वापस ली गई है। टोटल हिंदुस्तान में आंकड़ा ले तो 99% RTI वापस ली गई है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग काम हुआ है, कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि बहुत दुखद है। साथियों, ये एंटी करप्शन क्राइम फोर्स जो पूरे भारत में काम कर रही है, और मैंने कुछ कांटेक्ट नंबर इनसे लेने चाहे कि अगर जनता को इस तरह की कहीं समस्या आती है, जनता को लगता है कि यहां रोड बन रहा था वहां करप्शन हुई है, वहां का जो मेटल लगाया है वो सस्ता लगा है, उसमें करप्शन हुई है, किसी ठेकेदार ने बहुत सारी करप्शन की है, पानी की स्कीम आनी थी जो करोड़ों रुपए की पानी की स्कीम गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, पर बीच में उसको कोई खा जाता है, तो जनता इस ACCF से कैसे कांटेक्ट करें? मिस्टर NR चौहान जी का एक नंबर है 8894949494। बहुत यूनिक नंबर है दोस्तों, याद रखना आपको बहुत मुश्किल नहीं है। 88-4949494 94। और जो इनका हेड ऑफिस है वो दिल्ली में आपको, और हिमाचल में भी, यहाँ पर भी ये काम कर रहा है। इसलिए मैंने ये जो वीडियो है शिमला में शूट किया था। और दूसरा जो नंबर है वो है स्टेट के चीफ मिस्टर DR मेहता जी, 94-180। और इनका भी बहुत यूनिक नंबर है 747447, मतलब 94-180-74-74-7। आप इस नंबर को जरूर सर्कुलेट करिए और लोगों को शेयर करिए ये स्ट्रीम, और जरूर एक नया कॉन्सेप्ट आपको ये लगेगा। और आप जरूर कमेंट दीजिए। कमेंट देने का मतलब ये होता है कि लोगों को इसमें ये कोई किसी जाति संप्रदाय से नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए, आप इसको शेयर करिए, हर ग्रुप पे शेयर करिए। हर समाज में ये चीज जानी चाहिए कि एंटी करप्शन जो फोर्स हैं वो करप्शन को रोकने के लिए इस देश में काम कर रहा है। साथियों में एक नंबर और आपको जानकी कश्यप जी का एक नंबर है 94-590-94-843। साथियों आप इस नंबर को पॉज करके भी देख सकते हैं, और पॉज करके भी मैं आपको इसको सर्कुलेट भी कर रहा हूं। मैं आपको एक और सर्कुलेट करना चाहता हूं, वो है शिमला के चीफ। शिमला में भी कोई इनकी ब्रांच है, और वहां के जो चीफ हैं वो है मीरा कुकरेजा जी, और उनका जो नंबर है 70-187-34-208। आप इन नंबरों को याद रखिए, और इन नंबरों को आप शेयर भी कर सकते ग्रुपों में। जरा चौहान जी को कैमरा, चौहान जी इसको लगे। ये हमारी टीम, ये टीम नहीं है, बैसल घाट ये टीम है, हमारी बहुत बड़ी टीम है, और इतनी बड़ी टीम है कि सरकारें डरती है। हमारी बहुत सारी टीम ऐसी है जो आमने कैमरे के सामने नहीं आते। बहुत बड़ी टीम हमारी ऐसी टीम काम करती है जिनको चाहे एक जगह के हमने 4 लोग भेज दिए, उन चारों लोगों को ये नहीं हो तो क्या पता कि वो मेरे लिए ही काम करे, जबकि वो 4 लोग मेरे लिए ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी टीम है पूरी हिमाचल प्रदेश में, केवल ये टीम नहीं, ये तो
जो कैमरे के सामने आ गया वो तो ज़्यादा काम कर भी नहीं पाएगा, जबकि जो कैमरे के सामने नहीं है अधिकतर काम तो हमारा वही करता है ज़्यादा काम। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, जो आपका जो टारगेटेड ग्रुप है क्या सर, ये आपका जो टारगेट ग्रुप का मतलब है मेरा कि ये आप विशेष कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं कि ऐसा वर्ग है आपने कोई सिलेक्ट कर रखा है कि पूरे देश के अंदर वो सबसे ज़्यादा करप्टेड है या सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है? इसमें भी आपकी दो चीज़ें आ गई। हाँ, दो सवाल है दो मेरे। सवाल एक तो करप्टेड कि कौन सा क्लास ऐसा है जो कि आपका करप्टेड है, आपको लगता है कि इनको सुधारना है। दूसरा, ऐसा कौन सा देश के अंदर ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसे कौन से लोग हैं कि ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए। साफ शब्दों में कहूँ तो आपने दो चीज़ें कही, एक तो शोषित और एक शोषण करने वाला। हाँ जी, नहीं तो शोषित वो व्यक्ति है जिसे अपने फिर वही मूलभूत अधिकार का पता है। यस, जब तक जिससे अपने मूलभूत अधिकार का पता है वो कभी भी शोषित नहीं हो सकता, वो कभी भी उसका शोषण नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। और दूसरा जो शोषण करने वाला कौन है, शोषण करने वाला बड़ा अधिकारी और बड़ा नेता। साफ और स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि जो जितना बड़ी अधिकारी जितनी बड़ी पोस्ट पे पहुँचेंगे, जितनी बड़ी उसको नेता बन जाएगा, एक बार MLA 2 बार 3 बार 4 बार, उतना उनका वो बढ़ जाता है, ग्राफ बढ़ जाता है, वो करप्शन करने का और शोषण करने का, उतनी उनकी सीमाएं भी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों की, और कुछ लोगों को ऐसा जरूर है, कुछ लोग तो फिर होता क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई भ्रष्टाचार अधिकारी बड़ा ईमानदार है तो नेता क्या बोलते हैं, अरे ठीक है आप वहाँ के लायक नहीं हो, आप वहाँ से किसी और जगह चले जाओ, आपको ट्रांसफर वहाँ की जाती है, आप वहाँ का जिले को नहीं देख पा रहे, आप वहाँ मंडल नहीं देख पा रहे, तो ठीक है आप सचिव वाले में आके बैठ जाओ यहाँ पे, जब आप वहाँ से कुछ ला नहीं पा रहे हो, वहाँ से आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, कमा के ला पा रहे हो। और इसमें कहीं ना कहीं फिर वही व्यक्ति जिसे अधिकारी को उसे किस व्यक्ति को चुनना था, अब देखिए बात फिर घूम फिर के कहाँ है, उसी आदमी के ऊपर जिसका शोषण हो रहा है उसी के ऊपर, क्योंकि उसने ऐसे आदमी को वोट दिया है, उसने ऐसे आदमी को चुना है जो भ्रष्टाचारी है। बात उस शुरुआत जहाँ से मूल जहाँ से उसका शुरुआत होती है समाप्त भी वहीं पर होगा। जिस दिन हम अपने जैसे व्यक्ति को, अपने जैसे ईमानदार आदमी को चुनेंगे जो हमें एक दारू की बूंद ना दे और एक लाल पैसा हमें ना दे, जिस दिन हमने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया, निश्चित रूप से मानिए कि उस दिन स्वराज आएगा, और स्वराज आएगा तो स्वराज मतलब उस व्यक्ति का राज जिसने वोट दिया है, स्वराज मतलब मेरा राज, मेरा अपना राज, तो वो उसी व्यक्ति से शुरू होता है और शोषण भी उसी व्यक्ति का होता है। तो जब तक उन्होंने ये नहीं समझा, जो व्यक्ति घर आता है ठीक है वोट देंगे, पर उससे पहले मेरे सामने संकल्प कर देंगे। हमारे यहाँ एक प्रथा है, हमारे यहाँ चलो ठीक हम हिमाचल गए तो उसमें दिक्कत क्या है, मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ जब नेता लोग जाते हैं किसी गरीब आदमी के यहाँ जाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे, 5,000 10,000 जो भी उसको देना वो दे देंगे, उसके बाद उसे लोटा नमक करवाते हैं कि भाई तू मेरे को वोट देगा। अरे लोटा नमक मेरे से क्या करवा, लोटा नमक उससे करवाओ ना नेता से कि तू लोटा नमक कर मेरे सामने कि ये सारे काम मेरे करेगा, पैसे नहीं तेरे चाहिए एक भी नहीं, तेरे से 1 रुपये मेरे को नहीं चाहिए। हाँ लोटा नमक कर ले कि जो जो संविधान में तेरे लिए गाइडलाइन लिखी हुई है कि मैं आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए काम करूँगा, वो तू कर, उसके लिए लोटा नमक तू कर। पर वहाँ तक हमारे समाज की सोच नहीं जा रही है आम आदमी उस, इसलिए आखिरी सवाल अब करना चाहता हूँ। अब ये सवाल ऐसा है कि जो इस देश के लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि चलो एक अधिकारी बैठा है, कुछ टाइम बच जाता है, दे लेके कर लेते हैं, कुछ मैं देता हूँ, कुछ अधिकारी तो मांग ही रहा है। तो मैं ये सवाल ये है मेरा कि दोनों साइड से करप्शन है सर, अब दोनों तरफ से करप्शन है। अभी जो ये बात तो करप्शन की हो रही है, दोनों साइड से करप्शन है। मैं भी कुछ अपना टाइम बचाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए अधिकारी के साथ मिल जाता हूँ, मिक्स हो जाता हूँ, और अधिकारी तो बैठा है, वो तो घात लगा के बैठा है कि चलो आ गया आदमी तो इससे कुछ निकलेगा। और तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो समस्या है सर, इससे आप किस तरह से निपट रहे हैं? क्या आपको किस तरह से आपको क्या प्लानिंग है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि समाज के जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाए, समाज के लोग ये उनको ये अवेयर किया जाए कि अब आपके साथ ACCF हैं, आपके साथ नाथूराम चौहान जी खड़े हैं, आपके साथ पूरे देश में एंटी करप्शन खड़ी हैं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, अब आपको कंप्रोमाइजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? कंप्रोमाइज़ की बात आती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे इशू उठाए, नेशनल अभी किरतपुर मनाली, नेशनल हाईवे 20 और किरतपुर मनाली, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की ज़मीन दब गई, मकान दब गए, ख़त्म हो गए। NH 707 ग्रीन कॉरिडोर जो एशिया का पहला ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, जो पोंटा साहब से घुमार फड़ीस के लिए तक बन रहा है, हमने करोड़ों रुपए लोगों को वहाँ पर दिलाए जो लोगों के मुआवजा के रूप में बनते थे। और उसके बाद में लोग कंप्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाते हैं, कंपनी के दबाव में, अधिकारी के दबाव में, नेताओं के दबाव में।
हम आज भी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं लोगों के लिए, आम आदमी। मेरा उसमें कुछ नहीं है, ना किरतपुर मनाली में मेरा कोई रोल था, ना मेरा जो NS 707 पे मेरा कुछ है, ना मुझे उसमें 1 भी रुपये मिलना है। पर हम लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े केस लड़, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस लड़ रहा हूँ, नितिन जयराम जी के खिलाफ आज की डेट में केस लड़ रहा हूँ। पर वहाँ पर फिर क्या होता है, फिर आदमी वही कंप्रोमाइज की स्थिति में आता है। अभी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर जज साहब ने मेरे को ये कहा कि चौहान जी आपके एविडेंस बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमने ड्रोन से सैटेलाइट पिक्चरें बहुत सारे तथ्य दिए, बहुत सारे और हजारों की संख्या में डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए। कोर्ट कहता है लेकिन फिर लोग क्यों नहीं कहते? अब इतने सारे इश्यू, इतनी सारी समस्या, तो लोग क्यों नहीं कहते? तो मैं कहता हूँ लोग तो मर गए सर वहाँ पर। सीधा मैंने कोर्ट में सब यूज़ किया है। फिर हम सांस लेने को जिंदा नहीं कह सकते। जो व्यक्ति जिंदा, वो जिंदा दिखना भी चाहिए। केवल सांस लेने को आप जिंदा मान लो, वो तो है नहीं। और नेता अधिकार तो यही चाहते हैं कि व्यक्ति सांस लेता रहे और कहे कि मैं जिंदा हूँ और विकास हो रहा है, और उसे ना विकास बोलेंगे ना उसे जिंदा रहने बोलेंगे। तो जब आदमी को कंप्रोमाइज की स्थिति में आना ही नहीं है, और आता कब आता है, मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ, अभी भी मकान में रहता हूँ, अभी तक उसका प्लस्टर नहीं किया हुआ है, बताओ। और मुझे इतना खतरा थी, इतनी थ्रेडिंग थी कि लॉकडाउन के समय में हमने मकान के जो कुछ घर में बैठे थे तो मकान को चेंज करना था, तो दरवाजे खिड़की उसके निकाल दिया, आज भी वो नहीं लगी ढंग से। इतना खतरा होने के बाद भी कंप्रोमाइज मैं भी कर सकता था, किसी को बोल के यार वहाँ पर इतने सीमेंट फेंक दो, इतना डाल दो। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी आवश्यकता इतनी सीमित कर रखी, इतनी आवश्यकता सीमित कर दी है बिल्कुल। पहले मैं गाड़ियों में घूमता था, जब से मैं इन संस्थाओं में जुड़ा तब से मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी में नहीं घूमता हूँ। क्योंकि अगर महीने में दिन का मैं 1,000 का तेल फूकते हैं, शाम तक हो सकता है मैं 30,000 का तेल फूकता होगा, तो 30,000 से मैं 2 आदमी की मदद कर सकता हूँ, उनको दवाई दारू की, उनके इलाज की मदद कर सकता हूँ। तो व्यक्ति को खुद की सुविधा के लिए हम कंप्रोमाइज की श्रेणी उसमें आ जाते हैं कि यार मुझे कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो आपको खुद की सुविधा नहीं देखनी है, बल्कि आपको ये जताना है अधिकारी को, नेता को, कि आपको किस लिए यहाँ पर रखा जाता है। एक बार की मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं कि 2012 में जन्मदिन था मेरा, क्योंकि 12 दिसंबर को मेरा जन्मदिन आता है। तो हम किसी बड़े अधिकारी को चले गए, IAS अधिकारी, तो उनको निमंत्रण देने चले गए, और उस पर लिखा था नाथूराम चौहान उर्फ सरकार। अब सरकार लिख दिया तो उस नेता अधिकारी को तकलीफ होगी कि सरकार कैसे लिख दिया नाम के पीछे, तो मेरे ऊपर ही भड़क पड़ा कि आपने कैसे लिख दिया, जबकि उनको सूचना देने गया था, निमंत्रण देने गया था। तो उन्होंने बोला कि आपने सरकार कैसे नाम लिख दिया। तो मैंने कहा कि लोग नाथूराम नहीं जानते, क्योंकि लोगों का ओल्ड सा नाम था, तो मेरे यार दोस्त में सरकार ही बोलते थे ज़्यादा। तो मैंने कहा सर नहीं जानते लोग नाथूराम, इस लोगों ने कहा कि सरकार। फिर वो मेरे को और ज़्यादा गुस्से में बोला था उसके बाद दोबारा कि आप सरकार हो क्या। तो मैंने 1-2 बार सुन लिया, मैं कहा सर लोग नहीं जानते नाथूराम, इसलिए इसमें उर्फ लिखा है, सरकार ने लिखा है उर्फ, नाथूराम उर्फ सरकार लिखा है। जब तीसरी बार मेरे ऊपर भड़का तो मैंने कहा यस आई एम रियल गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं सरकार हूँ, और आप मेरे नौकर हो, और आप मेरे से नौकरी के बाद क्या करो। वो अधिकारी IAS अधिकारी था, तो पहले ऐसे था, फिर कुर्सी पे ऐसे पीछे हो गया वो, यार अभी तो ये हाथ जोड़ के खड़ा था, ये नौकर बोल रहा मेरे को। तो जिस दिन व्यक्ति को अपने खुद के बारे में पता लग जाएगा, उससे बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, उसके आगे घी की बच जाएगी। मैंने कहा कि जनाब मैं सरकार कैसे हूँ, मैं भारत सरकार को इनकम टैक्स और सेल टैक्स देता हूँ, जिससे सरकार आपको तनख्वाह देती है और आपके बीवी बच्चे पलते हैं। मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स देना बंद कर दूंगा, सरकार आपको तनख्वाह नहीं दे पाएगी, इसलिए आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए रियल गवर्नमेंट हम हैं। मैंने कहा मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया है, मैंने आपको सूचना दी है कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, आना ना आना आपका अपनी ड्यूटी, आपका अपना अधिकार है। तो ये सब चीज़ें जब तक आदमी स्थिति तक नहीं पहुँचेगा अधिकारी के सामने, मैं अभी भी किसी ऑफिस में जाऊँगा तो बाहर जो भी PN होगा मैं उसको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पाँव छूता हूँ, मेरा तरीका अपना काम करूँ। अंदर अधिकारी से मैं लड़ने जा रहा हूँ सीधी, उसकी मैं ना पहुँचूँ ना मैं उसकी मैं बात करूँ, ये तरीका मेरा आज काम करने का स्टाइल, सबको पता है मेरे बारे में कि मैं जिस मर्जी बड़े बड़े अधिकारी में जाऊँ, बाहर PN मिलेगा, PN को नमस्ते करूँगा, पाँव छूँगा, क्योंकि कम से कम तनख्वाह ले रहा हो व्यक्ति वो, और अधिक से अधिक हमारा काम कर रहा है। जबकि लोगों को क्या होता है, अंदर जो व्यक्ति बैठा है अधिक से अधिक सैलरी ले रहा है, अधिक से अधिक सुविधाएं ले रहा है, और कम से कम समय समाज को दे रहा है। बिल्कुल सही है सर, देखनी होगी। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। आज हमारे साथ नेशनल असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान जी मूक नाइक पर एक विशेष बातचीत जो हमने आपके लिए लाई, एक ऐसी बातचीत जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अलग से एक कॉन्सेप्ट था, अलग से एक धारणा थी, अलग से इस तरह का मैं कह सकता हूँ इस तरह की संस्था है, इस तरह का सोच है, और जो लोगों को असिस्ट करती हैं, लोगों को एक मैं कह सकता हूँ पावर देती हैं। लोग को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी गलत होता है, कहीं भी इनजस्टिस होता है, तो मेरे पीछे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल ACCF अब आ चुका है। दर्शकों, नेक्स्ट में हम जरूर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ होंगे, नई पर्सनालिटी होगी। साथियों, करप्शन को रोका जा सकता है। करप्शन एक ऐसा दिमाग है इस देश के लिए, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे साथ कहां पर करप्शन हो रही है।
हमारे साथ कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस देश में करप्ट हैं, जिनको पकड़ा जा सकता है, मैं एक साधारण भाषा में कह सकता हूं, जिनको रोका जा सकता है। जनता को अवेयर होना होगा, जनता को अवेयर होना होगा, जनता को जागना होगा। साथियों, ये थी एक विशेष विश्लेषण, एक विशेष वीडियो आपके लिए। आपने हमारे चैनल को देखा, सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।